सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम आदित्य पाठक फ्रॉम स्टडी टुडे। और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले होंगे। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी एनसीईआरटी रीडिंग हम लोग कर रहे होंगे इस चैप्टर की, जिससे कि हम लोगों को इस चैप्टर, आपको जैसा सबको पता ही होगा कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जिसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड बुक कहते हैं या फिर जो जिसे आप बाइबल कह सकते हो, वो आपकी एनसीईआरटी है। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो डायरेक्ट इसकी लाइन से भी बनते हैं। और इस साल के पैटर्न में फर्स्ट हाफ में आपका एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है, तो एमसीक्यू बेस्ड के लिए आपको एनसीईआरटी ऑन द टिप्स होनी चाहिए ताकि आपको एनसीईआरटी की एक लाइन याद हो। तो हमारा यही मतलब, हम लोग यही चाहते हैं कि हम हर चैप्टर की ऐसे ही एनसीईआरटी वीडियोस डालते रहेंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। और तो और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं और उसके साथ साथ आपको अपने क्लास 10 के इंग्लिश, एसएसटी और साइंस की लाइव लेक्चर, लाइव ट्यूशंस चाहिए, लाइव ट्यूशन पर्सनल, बहुत ही पर्सनल, मतलब एकदम पर्सनली आपको पढ़ाया जाएगा इन अ वेरी फ्रेंडली वे, जैसे अभी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, इससे 1000 गुना ज्यादा बढ़िया। क्योंकि इसमें तो हम सिर्फ एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप इस चैप्टर के और भी डिटेल कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं तो आप जाके जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको एक फोन नंबर दिया हुआ है, उस फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे बैच में इनरोल हो सकते हैं। इसकी टोटल फीस होगी, अगर आप कोडिंग नहीं सीखना चाहते हैं, सिर्फ साइंस, एसएसटी और इंग्लिश के लिए 150 रुपीज, वीक में 6 डे क्लासेस और 1 डे टेस्ट होगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोडिंग भी सीखे तो 50 रुपीज और लगेंगे और 200 रुपीज के अंदर आपका ये पूरा पैकेज पर मंथ का होगा। 200 बहुत ज्यादा कम पैसे, इतने का आप एक पिज्जा खा लेते होंगे। तो अगर आप चाहें तो हमारे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के कार्यक्रम से, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी को पूरी तरीके से पढ़ने वाले, इस चैप्टर को, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को एक एक लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक एक्टिविटीज भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो ये जितना भी बड़ा वीडियो, आप कोशिश करिए कि आप पूरा देख लीजिए, 1.5x में देख लीजिए, लेकिन पूरा देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट द लिटरेचर। इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ फैक्ट्स रट लिए। मैं एक एक लाइन समझाऊंगा एनसीईआरटी की। मान लो आपने कुछ फैक्ट्स रट लिए, ठीक है, जैसे कि कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का कुछ 1 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये साइंस है, आप एक साइंटिस्ट हो। फैक्ट्स को रट लेना एक साइंटिस्ट की पहचान नहीं है, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए आप पूरी डिक्शनरी रट लो, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि वर्ब्स कैसे यूज होते हैं और बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनका यूसेज कैसा है, तो आप लिटरेचर नहीं जान रहे हो, आपने सिर्फ वर्ड्स याद किए हैं। तो उसी तरीके से हम लोग साइंस को एक कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, यही यहाँ पे लिखा था, अब आगे चलो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, हमारे चैप्टर का नाम है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, ठीक है, अभी आप समझते हैं हम लोग क्यों इसका ऐसा नाम रखा गया। ठीक है, एक एक लाइन रीड करेंगे हम। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ अ डेली लाइफ एंड देन थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। ठीक है, आपको कंसीडर, कुछ सिचुएशंस है, इन्हें आपको देखना है और बताना है कि डेली लाइफ में ऐसा कैसे कैसे होता है, इन सिचुएशन पे गौर करना है। पहला सिचुएशन क्या है? पहला सिचुएशन है व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। आप लोगों को ये चेक करना होगा कि जब आप दूध को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे ड्यूरिंग समर्स तो क्या होगा। आपको इसका आंसर कमेंट में लिख के बताना है, फर्स्ट का। ठीक है, सब लोग मुझे कमेंट में जरूर लिख के इसका आंसर बताएंगे कि अगर आप किसी दूध को रूम, अपने मम्मी से पूछ सकते हैं कि अगर आप दूध को नॉर्मल, अभी जैसे गर्मियों का सीजन चल रहा है तो इस टाइम पे अगर रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये अपनी मम्मी से पूछना, छोड़ मत देना वरना मम्मी से पूछोगे नहीं, डांट खाओगे। नेक्स्ट क्या है? एन आयरन तावा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा कि आपका कोई मेटेलिक या फिर जो आयरन है, आयरन का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आयरन के प्रोडक्ट को जब आप लोग ह्यूमिड एयर में, ह्यूमिड मतलब जिसमें पानी हो, हवा में पानी हो, ह्यूमिड एयर के अंदर अगर आप छोड़ देते हैं तो उस पर रस्ट जम जाता है।
ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है जिसे हम लोग रस्ट कहते हैं, ये बात आपको पता है। तो ये सेकंड केस में होगा, कब? जब आप आयरन नेल को एक्सपोज कर देंगे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, ग्रेप्स आर फर्मेंटेड। देखिए ग्रेप्स जो होते हैं उसके अंदर जो शुगर होता है, वो शुगर, ग्रेप्स का जो जूस होता है वो कॉम्बिनेशन होता है वाटर प्लस शुगर का। तो जब शुगर में फर्मेंटेशन होती है ईस्ट के साथ, तब वो अल्कोहल में चेंज होता है। ठीक है, ये कुछ फिनोमिना है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। फूड इज कुक, जैसे आज मटर पनीर बनेगा आपके घर में, तो वो कैसे कुक हुआ ये जरा ध्यान से देखना होगा। फूड गेट डाइजेस्टेड इन बॉडी, आप खाते हो मटर पनीर और पूरी बॉडी में वो यूटिलाइज हो जाता है और हम रेस्पिरेशन करते हैं। इन तीनों चीजों को हम आगे भी पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, पर हमने ये सब जाना कि इन सब चीजों में क्या क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है भाई साहब? इन ऑल अबव सिचुएशंस, इन ऑल अबव सिचुएशन, ये थोड़ा बड़ा है नहीं, इसे मैं छोटा करता हूं हल्का, एक मिनट। द नेचर एंड द आइडेंटिटी of the initial substance have somewhat changed। इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी प्रोसेसेस थे ऊपर में, जैसे कि आप देखिए, जैसे कि ये आयरन तवा वाला केस था, तो वो पहले आयरन था और उससे किस चीज में कन्वर्ट हो गया? रस्ट में। तो जो ये पहले था उससे बिल्कुल ही अलग चीज में चेंज हो जाता है। जैसे ये ग्रेप्स थे, ये अल्कोहल में चेंज हो गया, तो ये बिल्कुल ही अलग चीज में चेंज हो गया। तो ये यही कह रहा है कि इन अबव सिचुएशन, जितनी भी ऊपर की सिचुएशन है, जो नेचर था सब्सटेंस का पहले, वो फाइनल जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ उससे बिल्कुल अलग था। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। आपने क्लास 6, 7, 8 इन क्लासेस में आपने पढ़ा है फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, केमिकल चेंज किसे कहते हैं। आपको पता है फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, है ना। और जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो आपके इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल। इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आपको हमारा बैच परचेज करना होगा, वहां पे हम आपको नोट्स भी देते हैं। या ये वीडियो सिर्फ आपको एनसीईआरटी समझाने के लिए, एनसीईआरटी से अगर आपको एक कदम ऊपर जाना है, इसमें आप ज्यादा अंदर तक डीप इंग्लिश पढ़ पाओ, एसएसटी पढ़ पाओ, कोडिंग सीख पाओ, साइंस को थोड़ा डीपली पढ़ो, ताकि हायर क्लासेस में भी साइंस का फायदा हो, या आपको जो भी फील्ड पसंद है उसका हायर स्टडीज हो, तो आप हमारे परचेज भी बैच कर सकते हैं, जिसमें हम लोग और हायर लेवल पे पढ़ाएंगे ज्यादा अच्छे से। मतलब अच्छे से तो यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, उसमें हम आपको क्वांटिटी ज्यादा देंगे। यहाँ पे क्वालिटी भी अच्छी है पर क्वांटिटी कम है, वहां पे क्वालिटी भी अच्छी होगी, क्वांटिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन आवर प्रीवियस क्लासेस, हमने जान लिया। ठीक है, वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं? जिसमें इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं और जिसमें जो रिएक्टेंट होता है, मतलब जो रिएक्ट हुआ है और प्रोडक्ट होता है, वो दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ऊपर में आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ये सारे आपके केमिकल चेंजेस के ही हैं। देखिए, जैसे कि आपका आयरन में रस्ट लग जाना, तो पहले का पार्टिकल आयरन था, क्या आप वापस रस्ट से आयरन बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो ये चेंज इरिवर्सिबल हो गया और रस्ट और आयरन के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, तो ये केमिकल चेंज हुआ। और जब भी केमिकल चेंज होता है तो हमने क्या जाना? केमिकल रिएक्शन होता है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यू मे परहैप्स बी वंडरिंग as to what is actually meant by the chemical reaction, कि असल में केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। How do we come to know that a chemical reaction has taken place? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुई है? Let us perform some activities to find out the answer of these question। चलिए हम लोग इसमें कुछ एक्टिविटीज दिए हैं, उन्हें हम लोग जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी 1.1 है। ठीक है, ये आप लोग एक्टिविटी खुद से मत करिएगा, ये स्कूल में आपका होगा तभी करिएगा टीचर्स के साथ में। ठीक है, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन विथ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग रबिंग इन अ सैंड पेपर, मतलब एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए और उसको 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए और उसको पहले घिस दीजिए। किस, जैसे ये मान लीजिए आपकी एक मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये मैग्नीशियम Mg है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नाम की गैस प्रेजेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और मैग्नीशियम के ऊपर, ये जैसे आपका मान लीजिए मैग्नीशियम था, तो इसके ऊपर एक ये ऐसी लेयर बन जाती है। ये जो लेयर बनी है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ये लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बन जाती है।
सॉरी MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बन जाती है। इसलिए हम लोग सैंड पेपर की मदद से इस लेयर को ऐसे ऐसे करके घिस घिस के इसको हटा देते हैं पूरा। सैंड पेपर मतलब पता है ना, वो जिससे हम लोग किसी भी चीज को चिकना कर सकते हैं। तो सैंड पेपर से हम लोग सिर्फ मैग्नीशियम मेटल बचे, इसलिए हम लोग सैंड पेपर से इसे घिसते हैं। ये पॉइंट आपको समझ आना जाना चाहिए। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग्स मतलब आप समझो चिमटा, ठीक है। बर्न इट यूजिंग विथ स्पिरिट लैंप और बर्नर। स्पिरिट लैंप मतलब कि ये जो आपका बर्नर होता है ना, जिससे आग लगाई जाती है, उसमें अगर आप इसको बर्न करोगे, जो आपने मैग्नीशियम रिबन बनाई है, इसको टोंग में पकड़ के बर्न करोगे, तो आप देखोगे कि पूरा व्हाइट लाइट हो गई और आग लग गई और एशेज फॉर्म हुए, जो कि आपके नीचे एक ग्लास में रुक जाएंगे। एक आपने शीशा का ग्लास नीचे रखा था, वॉच ग्लास जैसे कहते हैं, उसमें वो रुक जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप इसको देख भी नहीं पाओगे, इतनी ज्यादा चमक निकलेगी। मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो बहुत ज्यादा लाइट एमिट करता है, तो आप देख भी नहीं पाओगे, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द वॉच ग्लास। देखिए हुआ क्या, असल में इसमें हुआ क्या, तो हुआ क्या कि ये जो मैग्नीशियम था, जब भी आप किसी चीज को बर्न करते हो तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंबशन भी कहते हैं। और कंबशन का मतलब होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो जैसे ही मैग्नीशियम को हमने कंबस्ट किया या फिर जलाया, तो ये जो मैग्नीशियम था, इसने एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके MgO बना दिया, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश के फॉर्म में, ऐश के फॉर्म में मतलब राख के फॉर्म में वहां पे हमारे कलेक्ट हो गया डिस्क में, ठीक है। तो यही एक्टिविटी थी। होप आपको अच्छे से एक्टिविटी समझ आई होगी। यहां पे और देखिए क्या लिखा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। डेजलिंग मतलब बहुत ज्यादा, जो आंख से देखी ना जा सके। चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर। व्हाइट पाउडर कौन सा है बताइए, व्हाइट पाउडर कौन सा व्हाइट पाउडर, इस व्हाइट पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहां लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। वही चीज जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाई है। होप आपको ये एक्टिविटी पूरे अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज जो नीचे में मतलब कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछने की मतलब कुछ चिंता मत कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्टिविटी 1.2, हम लोग समझते हैं, ठीक है। लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट लीजिए एक सोल्यूशन में और उसमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन मिला दीजिए, ठीक है। तो होगा क्या कि जो लेड नाइट्रेट है, इसका स्टार्टिंग में जो कलर होगा वो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। कलर चेंज हो जाएगा। कौन सा चेंज होगा ये अभी आपको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बुक में नहीं दिया हुआ, तो हम एनसीईआरटी के बाहर ज्यादा नहीं जाएंगे, नहीं दिया है तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है कि लेड नाइट्रेट जो सोल्यूशन था टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेड नाइट्रेट एक केमिकल का नाम है, उसमें जब आप पोटेशियम आयोडाइड डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। वो कौन से कलर में चेंज होगा ये अभी हमें नहीं जानना है। अगर आपको जानना है तो हाइयर लेवल पढ़ना होगा, हाई लेवल बैचेस में पढ़ा जाता है, वहां आ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हमने ये समझा कि यहाँ पे चेंज इन कलर हुआ। ऊपर क्या हुआ था, कोई नई चीज फॉर्म हुई थी, है ना, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी। यहाँ पे क्या हुआ, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस, ठीक है, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चेंज इन कलर हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन कलर। चलिए उसके बाद क्या कहा गया, इफ यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसे 5 स्टार दे देते हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक एक मेटल का नाम है Zn, ठीक है। तो जिंक ग्रेन्यूल्स को हमने ले लिया। जिंक के ग्रेन्यूल्स मतलब जैसे कण, मिट्टी के कण होते हैं ना, कण को इंग्लिश में ग्रेन्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इन अ कॉनिकल फ्लास्क, ये होता है आपका कॉनिकल फ्लास्क, ये आप देख पा रहे होंगे, इसे कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क। उसके बाद क्या कहा है, और अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब तो आप सब जानते ही है। एड ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, ठीक है। डाइल्यूट मतलब पानी में मिला होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड्स के नाम है ये दोनों। इनमें से कोई एक एसिड आप इसके अंदर, फ्लास्क के अंदर डाल दीजिए। एसिड को बिल्कुल संभाल के खेलिएगा, एसिड खेलिएगा बिल्कुल मत, मतलब संभाल के उसको यूज कीजिएगा। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, टच द कॉनिकल फ्लास्क, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए होगा क्या, इसने तो बस कहानी बता दी, अब मैं बताता हूं, आप जब ये करोगे तो होगा क्या। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं।
ठीक है, हुआ क्या कि जिंक अंदर हमने डाला, जिंक आपको ये जिंक ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, मैं गोला कर देता हूँ, जिंक ग्रेन्यूल चाहिए आपकी, ठीक है, हमने जिंक ग्रेन्यूल इसमें डाला, उसके ऊपर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क, ऊपर में हमने एक कॉक लगा दिया ताकि हवा बाहर जा ना पाए, मतलब हवा एक पतले से उस हवा को मतलब स्टोर भी किया जा सके, इस पतली पाइप से ही हवा निकले, ठीक है। तो जब आप ये जो रिएक्शन होगी इसमें क्या होगा कि ये जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, जिंक प्लस H2SO4, ये वीडियो आप तभी देखिएगा जब आपने इस चैप्टर को कहीं ना कहीं से पढ़ लिया है, ताकि आपको एनसीईआरटी की रीडिंग हो। ऐसा नहीं कि पहले ही एनसीईआरटी पढ़ लो, पहले किसी से पढ़ा है तभी, आप स्कूल में कहीं पढ़ा है थोड़ा बहुत, अगर 10% भी आता है तभी देखो, वरना पूरा ऐसे पूरा इस पे लाइबल मत रहिएगा, ठीक है। Zn प्लस H2SO4 आया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये रिएक्शन जो फर्दर होगी तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2, और ये H2 जो है ये रिलीज हो जाएगा, यहाँ H2 गैस रिलीज हो गई। तो जब आप ये करोगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे असल में होगा आपका हीट रिलीज, हीट रिलीज होगी, और आप देखोगे कि ये जिंक ग्रेन्यूल्स के अगल बगल में बुलबुले बन चुके होंगे। किस गैस के बुलबुले? हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन चुके होंगे। तो इसका आंसर भी हम दे सकते हैं, कॉनिकल फ्लास्क इज देयर एनी टेम्परेचर इन चेंज? यस, हॉट हो जाएगा। नेक्स्ट ऊपर क्या पूछा था? एनीथिंग अपीयर अराउंड जिंक ग्रेन्यूल्स? यस, क्या कहेंगे उसे? हाइड्रोजन गैस बबल, हाइड्रोजन गैस बबल। होप आपको ये भी एक्टिविटी अच्छे समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है? From the above three activities, we can say that any of the following observation help us to determine whether the chemical reaction has taken place. अगर कभी चेंज इन स्टेट होगा, चेंज इन स्टेट मतलब आपके पता है आपको सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। अगर इनमें से किसी स्टेट में चेंज आएगा, मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड बनता है, या लिक्विड से सॉलिड बनता है, या लिक्विड से गैस बनता है, या गैस से लिक्विड, तो इस टाइप की जो प्रोसेस होगी उसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो। दूसरा, चेंज इन कलर, जैसे कि हमने इस वाली रिएक्शन में देखा था कि चेंज इन कलर हो गया, तो अगर चेंज इन कलर होता है तब भी हमें उसे केमिकल रिएक्शन कहना पड़ेगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रही है, हाइड्रोजन निकल रही है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, सॉरी O2 वाटर हो गया, ये भी एक केमिकल रिएक्शन। और चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे भी ये हीट हो रहा है, तो ये अगर चीजें हो रही है प्रोसेस, तो उसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी है ये चीजें होना। इनमें से कुछ हो रहा है मतलब केमिकल रिएक्शन भी हो रही है। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन द चैप्टर, ठीक है। चलो, इसमें बस यही बताया गया कि आपके आसपास में कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो आप जरूर देखते होंगे, तो उसी रिएक्शंस को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और इस चैप्टर के अंदर हम लोग उनकी सिंबॉलिक फॉर्मेशन, कैसे वो रिएक्शन हो रही है, उसको अच्छे से डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात आती है केमिकल इक्वेशन की। मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूं, ये वीडियो आप तभी पूरा देखिए जब आपने इसको कहीं ना कहीं से पढ़ लिया है, क्योंकि अभी मैं जो मतलब मुझे ये लग रहा है कि आपको केमिकल इक्वेशन पहले से ही पता है, उस हिसाब से हम आगे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत पता है, और एनसीईआरटी में हम लोगों को एनसीईआरटी की लाइंस भी क्लियर होंगी। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो मतलब मैं आपको कहना चाहूंगा, और आप बैच जरूर ज्वाइन कीजिए, उसमें हम लोग एक एक टॉपिक को एकदम डिटेल्ड वे में पढ़ाते हैं। मतलब हमारे पास अभी 5 बच्चे पहले से ही जुड़े हैं, तो हमारे बैच में कम से कम बच्चे होते हैं, जिससे कि हम लोग हर बच्चे पे बहुत ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। तो आप भी चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं एट जस्ट 150 रुपीज। और अगर आपको कंप्यूटर साइंस भी सीखनी है, जिसमें हम पाइथन, गेम डेवलपमेंट, ब्लेंडर, बहुत सारी, वो तो बहुत ज्यादा तगड़ा फील्ड है, उसके अंदर बहुत कुछ कोडिंग सीखेंगे एट 50 रुपीज। हमारे पास हर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट टीचर्स है, और ये टीचर्स बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, मुझसे भी ज्यादा अच्छे अच्छे टीचर्स है, ठीक है। मैं तो साइंस का हूँ, बाकी और आप देखोगे तब आपको। तो बैच अगर परचेज करना है, वही डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर मिल जाएगा। चलिए, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है? केमिकल इक्वेशंस के बारे में हमें पढ़ना है। Can we describe as when a magnesium ribbon is burned into oxygen, it get converted into magnesium oxide. This description of a chemical reaction is a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this in the right of form in word equation. The word equation for the reaction would, देखिए इसमें क्या कहा गया। मान लीजिए कि आपने जो सबसे ऊपर रिएक्शन की थी मैग्नीशियम, तो ये जो सबसे ऊपर में रिएक्शन हुई थी,
तो उस रिएक्शन को अगर आपको मान लो किसी को लिख के समझाना है तो आप कैसे लिखोगे? व्हेन मैग्नीशियम react with oxygen, magnesium oxide is produced। ठीक है, ये इतना बड़ा फॉर्म। अब ऐसे कौन लिखे, किसके पास इतना टाइम है? तो इसको छोटा करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशंस का फायदा लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, मैग्नीशियम लिख दिया सीधे प्लस ऑक्सीजन और प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो चीजें रिएक्ट हो रही हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो चीजें प्रोड्यूस हो रही है उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसे हम और शॉर्टर वे में ये भी लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, और तो ये बनता क्या है MgO। अगर आपको ये जानना है कि ये O2 कहाँ से आया, 2 क्यों लगता है यहाँ, तो आपको बैच परचेज करना होगा, लेकिन ये मैं आपको यही बता देता हूँ। ऐसी चीजें अगर जाननी है तो बैच में मिलेंगी। O2 क्यों आता है ये बैच में मिलेगा आपको, सॉरी यहाँ पे हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, या कर ही देते हैं, चलो छोड़ो। जितने भी एलिमेंट्स जिनके आगे जेन लगा होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी हैं, इनमें इन सब के आगे 2 लगेगा। हाइड्रोजन के आगे 2 लगेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी हैं। और एक होता है हेलोजेंस, ये एक ग्रुप का नाम है, तो इसके पीछे में भी जेन लगा, इसमें आते हैं आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, तो उसके आगे भी 2 लगता है। चलिए अब देखते हैं, ठीक है। तो इसको और छोटे वे में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसी चीज को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जो पूरी केमिकल रिएक्शन हुई है उसे सिंपल फॉर्म में लिख देना केमिकल इक्वेशन कहा जा सकता है। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड, जो ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, मतलब वही बताया मैंने, जो रिएक्शन में टेक पार्ट लेते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे इस केस में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो फॉर्म हुआ, जो प्रोडक्ट आया, उसे हम प्रोडक्ट ही कहते हैं। जो प्रोड्यूस हुआ उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। द वर्ड इक्वेशन शोज दैट द रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस थ्रू एन एरो, मतलब रिएक्टेंट जो है क्या चेंज आया, चेंज ऑफ रिएक्टेंट जो है, जो प्रोडक्ट बना उसमें, उसको वो एरो से डिनोट किया गया है। किससे डिनोट किया है? इस एरो से। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा गया, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। LHS पे रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं, एंड विद द प्लस साइन मतलब जुड़ना, जुड़ने को शो करता है ना, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से जुड़ा, बिटवीन देम। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। किसके? इस एरो के। इस एरो को आप सेंटर समझ लीजिए, उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे देखा जाता है। ठीक है, विथ प्लस साइंस बिटवीन देम। मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अगर कुछ और भी फॉर्म होता तो हम +X लिखते हैं। ठीक है, दी एरो अहेड पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट, हमेशा हेड जो है एरो का ये प्रोडक्ट की तरफ बनेगा। एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, मतलब क्या हुआ रिएक्शन में, मतलब पहले क्या हुआ, उसकी से क्या बना, उसको ये डायरेक्शन भी शो करेगा। होप आपको केमिकल इक्वेशन की एक एक लाइन अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए हम थोड़ा और नीचे पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम लोग को भाई केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ये तो अच्छे से समझ आ गया। जरा आप ये भी बता दो कि केमिकल इक्वेशन को हम लिखते कैसे। ठीक है, तो इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन कैन बी मोर कंसाइज मतलब छोटा और ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। केमिकल फॉर्मूला मतलब आप कह सकते हो केमिकल सिंबल्स, और उनकी जुड़ाव को हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं, जो मैंने ऊपर में भी लिखा है। अ केमिकल इक्वेशन represents a chemical reaction. If you recall formula of magnesium and oxygen and magnesium oxide in the word written, आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि जब मैग्नीशियम का फॉर्मूला मतलब सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का O होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है। कैसे बनता है? सबसे पहले मैग्नीशियम लिखिए, ऑक्सीजन लिखिए, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अगर सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल कीजिए, फिर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, इसको यहाँ डालिए, इसको यहाँ डालिए, तो Mg1O1। लेकिन 1 को हम हटा भी सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका MgO। ये आपने पुरानी 9th क्लास की बात है, ये आप सबको पता ही होगी, मैंने थोड़ा सा बता दिया। अगर इसको और अच्छे से सीखना है बैच परचेज करो, क्योंकि वहां पे रेगुलर डाउट सेशंस होते हैं और 24/7 डाउट सॉल्विंग। आपको कभी भी कोई डाउट आया पूछ सकते हैं, तुरंत एक मीटिंग बनेगी और टीचर आपको तुरंत उसी टाइम पे एक वीडियो कॉल करेगा और वहां पे उस डाउट को सॉल्व करेगा। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर लीजिए, फायदा आप ही का। ठीक है, बहुत ज्यादा चीपर प्राइस पे हम लोग रख रहे हैं,
बहुत ज़्यादा हम भी पैसे लेने ही नहीं थे, पर ये कुछ रीजंस थे उसके कारण हमें इस फीस को रखना पड़ा, जो कि बहुत कम है, आपको भी पता है, ठीक है। और टीचर्स वेरी हार्ड वर्किंग। चलो ये सब बात करते, वीडियो वैसे भी बड़ा होने वाला है तो फालतू चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम तो वही मैंने जो लिखा था Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। O क्यों आया ये आप सबको पता है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम इन द ईच एलिमेंट LHS एंड RHS। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम कितने एटम्स है, इस साइड में कितने हैं, कैसे पता चलेगा कितने, आगे में जितने नंबर होंगे या पीछे में जितने नंबर होंगे उतने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक है, कुछ नहीं मतलब एक, यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो 2 होंगे, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन भी एक है, मैग्नीशियम भी एक है, ठीक है। इज द नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट सेम ऑन द बोथ साइड? नो, नहीं है भाई, नो। इफ नॉट देन इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस मतलब क्या होता है, इसको हमें अच्छे से समझना है एनसीईआरटी से। बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल। ये वर्ड याद रखना, ये बहुत ज्यादा आपने पढ़ लिया होगा, मुझे पता है आपने बैलेंसिंग कर लिया है, सीख लिया है, क्यों करते हैं भी जानते हो, लेकिन इसलिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं यहाँ पे। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कौन सी हो गई आपकी, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस जो होती है उन्हें हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं फॉर अ रिएक्शन। ये मार्क कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है, इसको आप ले लीजिए 3 स्टार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज फॉर अ रिएक्शन, ठीक है। द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग मैग्नीशियम एयर, ये जो है आपकी, ये आप स्केलेटल होगी, क्योंकि इसमें अभी पूरी तरीके से ये बैलेंस नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। आपने सीख तो पक्का ही लिया होगा, तभी आप ये लेक्चर देख रहे हो, मैंने पहले ही कहा है, लेकिन फिर भी हमें एनसीईआरटी तो रीड करनी है ताकि हम एक एक लाइन को समझे एनसीईआरटी को। आंसर आपको जब लिखना हो तो आप एनसीईआरटी की भाषा में लिखोगे, अगर आप एनसीईआरटी रीड करते हो तो। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, क्या लिखा है, मास कैन, क्या लिखा था, ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी को भी याद है, आपको भी याद होना चाहिए। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास और एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना खत्म की जा सकती है, ठीक है। मतलब मास को बनाया भी नहीं जा सकता और ना खत्म किया जा सकता, आप समझ जाओ। दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। मतलब कि देखो ध्यान से, यहाँ मान लो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, और ये क्या बना आपका MgO। ध्यान से देखो, मान लो इस मैग्नीशियम का वजन 1 होता, तो अभी इस साइड का अगर हम टोटल वजन देखें इस तरफ का, तो ये 1 प्लस, और ऑक्सीजन का भी 1 मानते हैं, 2 इज इक्वल टू 3 होता। लेकिन इस साइड पे मैग्नीशियम भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है, तो इसका टोटल वजन 2 होता। तो भाई एक वजन कहाँ चला गया, मास तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, इसलिए हमें इसे बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। total mass of product in the have to be equal in the total elements present in the reactant, ठीक है। in other words the number of atom of each elements remain the same before and after chemical reaction, hence we need to balance a skeletal chemical equation, ठीक है। let us learn about balance। अब कैसे किया जाता है वही हम समझ गए, क्यों किया जाता है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, why। ये why जो है इस पे आपको, मतलब मैं आपको दे रहा हूँ इसमें 3 स्टार, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए इस रिएक्शन को लिया गया, ये रिएक्शन जो है ना मेरे दोस्तों, मैं कह रहा हूँ ये रिएक्शन, ये आपकी 5 स्टार रिएक्शन। 5 स्टार मतलब ये पूछी ही जाएगी आपके पूरे साल भर में किसी ना किसी एग्जाम में, प्री बोर्ड हो गया, बोर्ड हो गया, किसी ना किसी एग्जाम में 100% रिएक्शन आएगी। ये रिएक्शन रट जाओ, जिंक प्लस H2SO4, सॉरी ये वाली रिएक्शन नहीं रटनी, सॉरी ये तो ऊपर ही थी, इसको भी मतलब हम 2 स्टार दे सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ रिएक्शंस, या तो इन रिएक्शंस को आपको याद करना है। याद कैसे होंगी, बार बार रीड करिएगा, पढ़िएगा, अपने आप याद हो जाएंगी। दूसरी बात, हमने स्पॉटिफाई पे इस चैप्टर का पॉडकास्ट भी बना रखा है, जिसमें हमने चैप्टर को एक्सप्लेन किया, और उसके अंदर जितने भी केमिकल इक्वेशंस है उन्हें वर्ड मतलब आवाज के फॉर्म में डाला है पॉडकास्ट में, तो आप उनको जैसे फ्री टाइम है तो आप सुन सकते हो, इससे रिविजन होता रहेगा और आपको वो याद भी हो जाएंगी। तो आप जा सकते हो, चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं अब कैसे होगा। देखो मान लो कि इस वाले को हमें करना है, लेट्स ट्राई बैलेंसिंग द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इस वाले को हम करेंगे। ये जो रिएक्शन है ना मेरे दोस्त, ये रिएक्शन आपकी सच में 5 स्टार, क्योंकि ये आपके मेटल नॉन मेटल चैप्टर में भी आएगी, और इस चैप्टर पे मैं गारंटी ले रहा हूं आपका एक क्वेश्चन बोर्ड में पक्का है, कि आपका जो भी एग्जाम होगा पूरे साल भर में इससे आपके क्वेश्चन पक्के हैं।
इसको तो रट जाओ, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शन पे ही क्वेश्चन बनते हैं। Fe प्लस H2O बनाता है Fe3O4 प्लस H2। क्यों बनाता है ये आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए याद कर लो अभी, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। स्टेप 1, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। आपने अगर बैलेंसिंग सीख लिया तो आपको लग रहा होगा ये बकवास है, बैलेंसिंग नहीं सीखे तो मैच परचेज करो, और क्या कहूँ। तो बैलेंसिंग मतलब इसमें कैसे करते हैं, बॉक्स बनाने कह रहा है एनसीईआरटी, ये सब मत करना है, फालतू चीजें होती है। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अनबैलेंस। अब आप यहाँ पे एक कॉलम बनाइए एलिमेंट्स का, एक बनाइए नंबर ऑफ एटम्स इन एलएचएस आरएचएस। मतलब Fe लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, 1 है, राइट हैंड साइड पे 3 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, ये आप मतलब बॉक्स वॉक्स बना लीजिए, ठीक है। It is often convenient to start balancing with a compound that contains the maximum number of atoms. It may be reactant or a product. The compound selected which has the maximum number of atoms using these criteria, the element oxygen is there. देखिए जिस एलिमेंट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ चेंज हुआ है, जैसे ऑक्सीजन में यहाँ 1 का 4 हो गया, तो उसको सबसे पहले बैलेंस कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। बैलेंस कैसे करना होता है ये आपको पता है, इनिशियल जो भी है उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरा 4 के इक्वल हो जाएगा। बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए, नहीं आती है तो भाई परचेज करो। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स it must be remained that we cannot alter the formula at the compounds or elements involved in the reaction. For example, balance the atoms, ये मतलब ये आपको बैलेंसिंग ही बताई गई है, वही सेम तरीका बताया गया है, लेकिन ये हम अभी फिर छोड़ देते हैं क्योंकि आपको ये तो बताई गया है, मतलब अगर आपने पढ़ लिया तब तो आपको समझ ही आ गया होगा। तो यहाँ तक यहाँ पे बैलेंसिंग कराई गई है, आपको जो बैलेंसिंग आती है वही बैलेंसिंग कराई गई है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। बैलेंसिंग अच्छे से अगर समझनी है हमारा लेक्चर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इतना एम्फोसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत कम प्राइस पे हम लोग बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और रिजल्ट्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं हमें बहुत ज्यादा अच्छे, मतलब बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा मतलब रिस्पॉन्सिव है और बहुत ज्यादा मजा आता है क्योंकि हम लोग इसमें 2 वे इंटरेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब जैसा कि आप कमेंट में लिख रहे हो हम नहीं पढ़ पा रहे, वहां पे आपका माइक 24 मतलब पूरे क्लास में ऑन रहता है, तो आपको जैसे ही डाउट आया माइक ऑन कर, मतलब माइक ऑन ही रहता है, आपको सीधे बोलना होता है, एज अ रियल क्लास फीलिंग आती है, ठीक है। चलिए हम यहाँ देखते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है 3 स्टार, ठीक है। जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया, जिन्होंने परचेज बैच वाले भी हैं उनको भी यहीं से एनसीईआरटी पढ़नी है, तो वो लोग भी ध्यान से ये वीडियो पूरा जरूर देखें। राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस। जो आपने बैलेंस इक्वेशन किया, दिस इक्वेशन टेल अबाउट द फिजिकल स्टेट, नहीं बता रही है, तो इसमें हमें फिजिकल स्टेट्स भी डालने होते हैं। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन more informative, the physical states of the reactant and products are mentioned along with their chemical formula। मतलब जो उनका केमिकल फॉर्मूला है, जैसे ये केमिकल फॉर्मूला है, इसके साथ ये किस स्टेट में, जैसे Fe सॉलिड में है, वाटर गैसियस में है, Fe फिर सॉलिड है और हाइड्रोजन गैस में, तो ये लिखना जरूरी होता है ताकि और इन्फॉर्मेटिव बन जाए। द गैसियस लिक्विड एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, जो पानी के अंदर सोल्यूशन मिला होता है उस एक्वस सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है। एंड द सॉलिड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंट बाय द सिंबल ऑफ, गैस के लिए G यूज करते हैं, लिक्विड के लिए L यूज करते हैं, एक्वस के लिए AQ यूज करते हैं, सॉलिड के लिए S यूज करते हैं रिस्पेक्टिवली। द वर्ड इक्वेशन AQ इज रिटन और प्रोडक्ट प्रेजेंट इन सोल्यूशन इन वाटर, सोल्यूशन इन वाटर, एक्वस भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। note that symbol G is used for H2 indicate that the reactant used in the form of steam। देखिए वाटर जो है ये गैस फॉर्म में कैसा होता है, स्टीम होता है, स्टीम भाप, तो वही ये बताना चाह रहा है इस नोट में, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया। यूजुअली ये तो कॉमन चीज है, यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूड इन ए केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी। मतलब एग्जाम में जब तक आपको पूछा ना गया है तब तक फिजिकल स्टेट पता चला खुद से बनाए जा रहे हो, अगर याद है पूरे अच्छे से तब तो ये लिख देना। आपके मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर पूरे मिलेंगे और आगे क्वेश्चन में भी ज्यादा नंबर मिलेंगे क्योंकि टीचर को लगेगा इस बंदे को बहुत कुछ आता है। नेक्स्ट, समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। अब आ जाओ भाई, एनसीईआरटी यहीं पे खेल जाता है, इसलिए एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। ये देखो कैटलिस्ट, किसी आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा आपको कैटलिस्ट, मैं गारंटी ले रहा हूँ, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है, मतलब इस पे क्वेश्चन बन सकता है और ना कभी पूछा गया, इसी साल पूछ लेंगे। तो कैटलिस्ट क्या होता है, एनीथिंग विच बूस्ट अप रिएक्शन, किसी रिएक्शन को तेज कर देता है जो चीज, उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। मतलब किसी रिएक्शन, मान लो जैसे कि कुछ रिएक्शन हो रहा है, जैसे यहां देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल
ठीक है, ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इनके कारण जो कंपाउंड बना तो ये तेजी से हुआ या फिर बहुत चेंज आया, उसी को हम कैटलिस्ट कहते हैं। जो डायरेक्टली पार्ट नहीं लेता है रिएक्शन के अंदर, कैटलिस्ट को रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जो रिएक्शन हो रही है उसे इन्फ्लुएंस करता है, ये समझिए। वो खुद रिएक्ट में प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन इन्फ्लुएंस जरूर करता है। फॉर द रिएक्शन आर इंक्लूड अबव एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देखिए, ये अबव जो लिखा है मतलब ये तभी ऐसा होगा, ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा, सारी रिएक्शन जितनी इस चैप्टर के अंदर है वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी भी रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना भाई, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। क्या करना है, इतना पार्ट लिख लेना, इतना पार्ट खुद से बनाना, इतना लिख लिया, सारे जितने भी इस तरफ वाले लिख लिए, और उसके बाद ये वाले खुद से बनाना, ठीक है, अपने आप ही प्रैक्टिस होगी, याद हो जाएगा। CO जब हाइड्रोजन से रिएक्ट होगा एट 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब ये बनेगा, मतलब प्रेशर बहुत बढ़ाना पड़ेगा तभी ऐसा कुछ होगा। ये क्या है, C3OH, ये क्या होता है हम लोग कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे। और ये देखो यहाँ पे क्लोरोफिल और सनलाइट जरूरी, तभी ग्लूकोज बनेगा। यूजिंग दीज स्टेप्स यू कैन बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हमने पहले जान लिया। चलिए इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बताऊंगा क्या होंगे, ठीक है। Why should a magnesium ribbon clean before burning air? क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है जो कि उसे बर्न होने नहीं देती है। ये हमने पढ़ लिया, ये इसका आंसर आपको खुद ही आता होगा, तो मैंने बता दिया। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ये आप खुद करेंगे, हो जाएंगे। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद सिंबल्स, तो यहाँ पे सोल्यूशन बेरियम क्लोराइड आपका होता है। इन सब का भी आप खुद से ट्राई कीजिए, आपको हो जाएगा। नहीं होगा तो आप रिएक्शन वो कमेंट में लिख दीजिए, आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम जरा जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें पता है क्या है। वी हैव लर्नड इन क्लास 9 ड्यूरिंग ए रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट नॉर डू एटम्स डिसअपियर्स फ्रॉम द मिक्सचर अपीयर्स। मतलब इसमें यही बताया गया कि आपने पहले भी पढ़ रखा है कि कोई भी एटम कभी खोदता पुड़ता नहीं है, वही सब बताया। तो अब कैसे रिएक्शन होते हैं उन्हें समझते हैं। सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है, इसका मतलब आप कह सकते हो ये फॉर्म होता है A + B = C, मतलब दो सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और अ क्विक लाइम इन अ बीकर, स्लोली ऐड वाटर टू दिस। मतलब क्विक लाइम आप ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें जब आप वाटर मिलाएंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कैल्शियम ऑक्साइड वाली चीज भी बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है। इसको हम पूरा अच्छे से भी समझाएंगे। रुको, कैल्शियम ऑक्साइड वाला मैं एक साथ अभी समझाता हूँ, रुकिए। ये आप एग्जाम्पल और देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के ये वाले हो गए, ठीक है। In simple language, we can say that two or more substance or combines to form a single product. The reaction is called combination reaction. मतलब जब दो से ज्यादा सब्सटेंस जुड़ते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। We also observe that the large amount of heat is evolved. This make reaction warm. ये important point है, क्वेश्चन बन जाता है। जब भी ऐसी रिएक्शन होती है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, क्योंकि कोई चीज जुड़ रही है। जब कोई चीज जुड़ती है, कोई चीज जुड़ती है तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है। जब कोई चीज जुड़ती है तो एनर्जी रिलीज करती है। रिएक्शन इज हीट इज रिलीज, फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एक्सिलेशन या फिर निकालना, एक्सो मतलब निकालना, थर्मिक, थर्मिक मतलब हीट को निकालने वाली रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन कैसे होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक और एग्जाम्पल दे रखा है आपका कोल का। आपका रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। थर्मिक मतलब सिर्फ हीट एनर्जी नहीं, किसी भी फॉर्म की एनर्जी अगर प्रोड्यूस हो रही है और वो निकल रही है तो उसे हम थर्मिक कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको क्या बताना, द डिकम्पोजिशन, ये भी, ये तो बेट भाई मैं कह रहा हूँ ये 5 स्टार है, इस पे आपका क्वेश्चन बनता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये लाइन जो भी मैं पढ़ूंगा। The decomposition of vegetable matters into compost is also example of exothermic reaction. रट लेना ही बेटा, exothermic reaction क्यों, ठीक है, क्योंकि मतलब वेजिटेबल्स को डिकम्पोज किया जा रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पहले से पढ़ने वाले, पहले हम लोग कैल्शियम की जो मैं बताने वाला था आपको, कैल्शियम की प्रॉपर्टी, कैल्शियम की जो पूरी फैमिली है वो कैसे खेलती है, वो हम लोग आपको यहाँ पे समझाते हैं। सबसे पहले होता है आपके पास कैल्शियम, एक मेटल का नाम है, ये रहा आपका ये आपका हो गया कैल्शियम मेटल। ये कैल्शियम मेटल घूम रहा था, इसने की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है, आपका क्या बना, कैल्शियम लैग। एक सेकेंड, ये लैग होने लगा है, एक सेकेंड। तो आपका एक कैल्शियम था, वो ऑक्सीजन के पास आया और उसने क्या किया, उसने कैल्शियम CaO बनाया, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड था ये गया
और ये जाके भाई साहब वाटर के साथ रिएक्शन कर बैठा। जैसे ही इसने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो आपका बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे ड्राई स्लेक भी कहते हैं या स्लेक लाइम भी कहते हैं। समझे? पहले कैल्शियम था, उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर से रिएक्शन किया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना जिसे हम लोग स्लेक लाइम कहते हैं। फिर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, इसने ना कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन बना तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस वाटर तो रिलीज हो गया। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसे हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लाइमस्टोन ही कहते हैं, एक सेकंड रुको। हाँ, लाइमस्टोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपका हो गया आपका मार्बल वाला। तो ठीक है, ये आपको समझ लेना है कैसे कैल्शियम की फैमिली खेलती है। तो अब क्यों इसमें क्या लिखा गया ये समझते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ अ स्लेक लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन। स्लेक लाइम मतलब क्या? CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब वाटर OH के 2 मॉलिक्यूल्स है, सिर्फ OH के, कैल्शियम के नहीं है क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा है। इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। व्हाइट वॉश होता है घर में, तो आपने देखा होगा कि दीवार पे कैल्शियम ऑक्साइड की हम लोग लेयर डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेयर जो होती है वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती है, तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट 2 से 3 दिन में बनेगा, जिससे शाइनी सरफेस आएगी। क्यों? क्योंकि ये मार्बल वाली होती है। है ना, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? मार्बल होता है, और वाटर रिलीज होकर छूट जाएगा। तो ये हमने ऊपर समझ लिया। कैल्शियम वाली फैमिली भी आपका 5 स्टार इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में एक ना एक बार जरूर ये आने वाली है चीज। तो ये जिन पे मैं 5 स्टार लगा रहा हूँ इनको तो भाई बहुत ही अच्छे हैं, पढ़ना होगा। अब हम लोग चलते हैं जरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो ये जस्ट कंपोजिशन की उल्टी है, इसमें सी जो है वो टूट के ए और बी बना देता है, चीजें डिकम्पोज होती है। ठीक है, ये रिएक्शन, ये वही लिखा हुआ है, ये जो रिएक्शन है ये आपकी 5 स्टार रिएक्शन है। फिर से सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन 5 स्टार वाली कुछ ज्यादा ही है। उसमें इसमें कलर भी याद होना चाहिए। यू हैव नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट, क्वेश्चन पूछेगा किस कलर का होता है फेरस सल्फेट? ग्रीन कलर का होता है। हैज चेंज टू कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ सल्फर, ये याद होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर, मतलब सल्फर की बदबू आप स्मेल कर पाओगे जब आप फेरस सल्फेट को हीट करोगे। क्यों? क्योंकि फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। In this reaction, you can observe that the single reactant breaks down into simpler product. वही बात है, the decomposed ferrous sulfate। ये देखिएगा ferrous sulfate, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Fe7 वाटर मॉलिक्यूल, मतलब एक FeSO4 का मॉलिक्यूल 7 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। और हीट हुआ और वाटर रिलीज हो गया, तो इसी तरीके के हम रिएक्शन को डिकम्पोजिशन। ये कैल्शियम कार्बोनेट की है। कैल्शियम कार्बोनेट जो था बना तो ऊपर में लाइमस्टोन, इसको जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लेकिन 3 स्टार मार्क करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब चीजें जो ना, ये 7 वाला, ये आपको टीचर्स नहीं पढ़ा पाते, भूल जाते हैं, पर एनसीईआरटी में ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। और मैं ये फिर कहना चाहता हूँ, ये वीडियो तभी देखना जब आपने पूरा एक बार चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, वहाँ चैप्टर बस खत्म ही होने वाला है। जल्दी जल्दी अब हम लोग थोड़ा करते हैं, वरना ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। और हम लोग ज्यादा इसमें कंटेंट इसलिए भी नहीं दे पाते हैं क्योंकि वीडियो ही बड़ी हो जाएगी। इतनी सी बातें हमने बस एनसीईआरटी रीड की, समझा एक एक लाइन को, 1 घंटे की वीडियो होगी। ये रिएक्शन अगेन आपकी 5 स्टार रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को याद कर लेना। क्या हुआ था इस रिएक्शन में? नाइट्रोजन बनता है। ये रिएक्शंस जो 3 रिएक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें मैंने 5 स्टार कर दिया। उन्हें तो चाहे कुछ करना मत करना, याद कर लेना। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखिए, ये भी एक्टिविटी आपकी 5 स्टार है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, मैं इतना बड़ा पढ़ने से बढ़िया हम सीधे बता दूं, तो एक वाटर का बीकर लिया गया, उसके अंदर वाटर भर दिया गया। ठीक है, यहां से हमने एक एनोड डाला, एनोड मतलब पॉजिटिव प्लेट, आप समझ लो लोहे की एक प्लेट डाली, बाहर निकाली, और ऐसे, और एक कैथोड डाला। ठीक है, तो यहाँ पे ना वाटर का ब्रेकडाउन किया गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किया गया है, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब वाटर का ब्रेकडाउन किया गया है। तो जब साइंटिस्ट ने इसे किया तो उन्होंने देखा यहाँ 2 ट्यूब्स लगा दिए,
यहाँ 2 ट्यूब लगा दिए, तो उन्होंने देखा कि जो ये वाली ट्यूब है, इस ट्यूब में डबल अमाउंट ऑफ गैस है एज कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए, यहां पे अमाउंट ऑफ, जब आप इस रिएक्शन को लिखोगे, इसमें जो रिएक्शन हो रही है वो ये होगी, H2O आपका होता है H2 प्लस O2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पे अभी जब आप इसे बैलेंस करोगे, सही कर रहा हूँ बैलेंस, H2O2 नहीं, इधर 2 इधर 2, हाँ, फिर ये 2 हो गया, ठीक। तो यहां देखोगे आप कि हाइड्रोजन की जो अमाउंट है गैस के अंदर वो डबल होगी एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहां उल्टा दे रखा है क्या? एक सेकंड रुकिए, invert over the carbon dioxide switches the current, you will observe that the bubbles in cathodes, the volume of gas collected in both centers once the test tubes will with the expected। देखिए इसमें H2 होते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 होंगे, समझिएगा। यहाँ शायद कुछ गलती हो गई है, यहाँ मिसप्रिंट हो रखा लग रहा है मुझे, क्योंकि हाइड्रोजन H2 है और ऑक्सीजन 1 है इस मॉलिक्यूल में, तो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होगा वो डबल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो यही यहाँ पे बस इसमें यही बताया जाता है कि H2 होता है, डबल वॉल्यूम होता है ऑक्सीजन का। इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछता है कि जब ऐसी रिएक्शन होती है तो कौन सा मॉलिक्यूल डबल होता है, तो आपको याद रखना H2O में 2 कौन है, H है, तो वही डबल रहता है। चलिए, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब ना AgCl, ये आपने पढ़ ही रखा होगा रिएक्शन, तो इसका जो कलर होता है वो सिल्वर से ब्लैक हो जाता है, ग्रे हो जाता है, सॉरी ग्रे, सिल्वर का कलर कौन सा होता है, ग्रे, और ग्रे से ये चेंज हो जाता है क्योंकि क्लोरीन उड़ जाता है और सिर्फ Ag बचता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शंस है, द अबव रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट लाइन, द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट की जो फोटोग्राफी होती है उसमें ये दोनों रिएक्शंस यूज होते हैं, ठीक है। तो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन वही वाली आपने जो पहले पढ़ रखा वही सब ऐसा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबको पता है, व्हेन हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लोअर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये रिएक्शन ये तो आपको आती होगी इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर पहले पढ़ रखा तब तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रिएक्शन है नॉर्मल, जिसमें बताया गया कि जो हायर रिएक्टिव मेटल है उसने लोअर रिएक्टिव मेटल को निकाल दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट आप सबको पता ही होगा, आपने अगर पढ़ रखा है, कि जिसमें जो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, जैसे Na है तो Na को Cl की जरूरत है तो NaCl जुड़ गया, Ba को SO4 किया, तो ये आपने पढ़ रखा है इसलिए मैं इस पर ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, व्हेन यू ऑब्जर्व व्हाइट सब्सटेंस, यहाँ पे एक व्हाइट सब्सटेंस आएगा विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये BaSO4 जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। ये आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये आप सबको पता ही होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब सीधी बात है, अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और अगर किसी में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, या फिर हाइड्रोजन माइनस हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और रिडक्शन जस्ट अपोजिट, अगर ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन प्लस हो रहा है तो इसे हम रिडक्शन कहेंगे। ये आपको पता ही होना चाहिए। ये वही बातें यहाँ लिखी गई है तो इन्हें रीड करने का कोई फायदा नहीं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इससे भी आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। इस पार्ट से आपका एक क्वेश्चन 5 स्टार कर देता हूं, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्या है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी। इसमें कोरोजन बताया गया। कोरोजन मतलब पता है ना, जैसे कोई मेटल था, ये आपकी आयरन नेल थी, ये आयरन नेल जो थी इस पे करोजन हो गया, इस पे रस्ट जम गया, तो इसी प्रोसेस को हम करोजन कहते हैं। सिल्वर जो होता है, जैसे आपने चांदी के आपके घर में कुछ बर्तन नहीं, इतने अमीर नहीं होगे तुम लोग, चांदी का आपके पास कोई ऑर्नामेंट होगा तो आप देखोगे कि उस पे ब्लैक कलर का कुछ जम जाता है, वो जो होता है वो करोजन हो जाता है, वो सल्फाइड की लेयर जम जाती है, वही इसमें बताया गया। और रेंसिडिटी आप सबको पढ़ा दिया होगा टीचर ने कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट को हम कहते हैं रेंसिडिटी, इससे कारण से बैड बदबू आने लगती है। ये इंपॉर्टेंट था, इससे तो क्वेश्चन 100% बनेगा, मैं आपको दे रहा हूं गारंटी। इससे आपका क्वेश्चन ना, इस पे मैं आपको देता हूं 10 स्टार। ये आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इससे हर एग्जाम में आपसे पूछेगा, ठीक है। जरा इस पे देखते हैं, व्हेन फैट्स आर ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, यही मेन बात है, बाकी आपको जरूरत नहीं है याद करने की। तो इससे प्रिवेंट होने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
इसमें नाइट्रोजन गैसेस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? क्योंकि ये इनर्ट होती है। इनर्ट होती है इसका मतलब क्या होता है कि ये रिएक्शन ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो, इसके लिए हम नाइट्रोजन भरते हैं। उन्हें कोई शौक नहीं है तुम्हें हवा देने की, छोटा पैकेट बना के बेचेंगे, तुम खाओगे क्योंकि उन्हें पता है तुम भुक्खड़ हो। उसके बाद आपके ये कुछ केमिकल मतलब क्वेश्चन आंसर्स है, तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अगर सॉल्व करना, चलो हम यही बता देते हैं जो वाले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन आंसर्स आप खुद ट्राई कीजिए, जो ना हो वो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। ये आपको हम चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग अच्छे से कराई है, पूरा हमने एनसीईआरटी को कवर कर लिया है। यहाँ पे हमने एक एक लाइन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे एनसीईआरटी के वो हमने समझे हैं। मैं आपको आखिरी में और अच्छे से आप बताना चाहता हूँ, ये वीडियो आपके लिए तभी हेल्पफुल हुआ रहा होगा अगर आपने ये चैप्टर पहले किसी ना किसी तरीके से पढ़ रखा हो, आपने वो स्कूल से पढ़ा हो या फिर हमारे इंस्टीट्यूट के कुछ स्टूडेंट जो पेड वाला देते हैं उनको भी एनसीईआरटी यही मिलती है, मतलब तो आपने अगर पढ़ रखा है तब तो आपको ये पक्का अच्छे से समझ आया होगा, सब रिलेट कर पाए होगे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमने रीड किया है, आपको मजा आ गया होगा, सब समझ आ गया होगा और आपका चैप्टर आज खत्म हो गया है। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, खुशखबरी देना चाहता हूँ, आपका चैप्टर आज खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ पे हमारा जो इंस्टीट्यूट है या फिर आप जो कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम लोग किस मेथड से पढ़ाते हैं ये जरा मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करते हैं, मतलब हम लोग आपको इन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को बोर्ड पे अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। देन हम इस पे एनसीईआरटी का रीडिंग डालते हैं और वो यूट्यूब पे डालते हैं, तो आपको बस एनसीईआरटी की रीडिंग, इसके बीच में आपको कोई डाउट हो आप वहां पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा टाइम हम इसको देते हैं, थोड़ा सा टाइम इसको देते हैं क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो एनसीईआरटी रीड करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। एंड देन हम इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, अराउंड 150 to 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर हम लोग करेंगे। तो अगर आप चाहें तो अभी भी देर नहीं हुआ है, हमारे बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया और लाइव प्रोसेस चल रहा है, तो आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एट जस्ट 200 रुपीज, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा सोशल स्टडीज बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के द्वारा, इंग्लिश लाइन बाय लाइन रीडिंग, ग्रामर प्लस लिटरेचर, साइंस मेरे द्वारा, और अगर आप चाहें तो कोडिंग भी ले सकते हैं एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। ये 50 रुपीज आपको अलग से पे करने पड़ेंगे कोडिंग के। इन तीनों का आपका टोटल प्राइस बनेगा 150 रुपीज। आप चाहे तो इसे ज्वाइन एक्सेस कर सकते हैं, नीचे आपको एक फ़ोन नंबर मिल रहा होगा, उस पर आप जाके कॉल करिए। मैं आप फ़ोन नंबर लिख भी देता हूँ, 8368432965। अगर आपको चाहिए, मतलब आपको हमारे बैच में इनरोल होना, जल्द से जल्द इनरोल कीजिए, क्योंकि आप जितना लेट हो रहे हैं आपका कंपटीशन उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। हर मंडे को हमारे यहाँ टेस्ट होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप बाकी बच्चों, और वो टेस्ट सबके लिए अवेलेबल होगा, ऐसा नहीं है कि जो पेड वाले वही देख सकते हैं, वो फ्री वाले भी देख सकते हैं। उस टेस्ट में आपको कंपटीशन मिलेगा अच्छा खासा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ स्टैंड करते हैं। वो पेपर दूसरे सब्जेक्ट का टीचर, मतलब कोई और टीचर बनाएगा, ताकि मतलब आपका फायदे के लिए होगा। ये आपको समझाना मुश्किल है ये, लेकिन आपको मजा आया होगा मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद। प्लीज मैं आखिर में कहना चाहता हूँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हर चैप्टर के हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग्स डालने वाले हैं और कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स भी आएंगी इस चैप्टर, मतलब इस पे, और हम लोग ट्रिक्स डालेंगे और हम लोग पूरी एनसीईआरटी रीडिंग इस वीडियो में डालते रहेंगे। अगर आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल स्टडी विथ नोट्स एवरीथिंग चाहिए, पर्सनल अटेंशन सब कुछ चाहिए, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बैच क्लास 10th पेड बैच है, जिसमें अभी हमारे पास 5 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप भी चाहे तो उनमें से एक छठा हो सकते हैं। जस्ट 200 रुपीज, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जरूरी है बाय यूपीआईडीज, या फिर आप चाहे तो बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं एट जस्ट 140 रुपीज पर मंथ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मंथ। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक रहे हैं तो बहुत ज्यादा मजेदार वाली बात है। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले चैप्टर का, जब हम लोग कर रहे होंगे समरी। तो तब तक के लिए बाय, सब लोग अपना ध्यान रखें अच्छे से, और ऑल द बेस्ट फॉर आगे पढ़ाई, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।